Hello friends, I am Prashant V. Singh and you're watching etnow.in. We are back with another exciting interview. Today we have a personality who keeps getting many messages, thank you messages on a daily basis. Why? Because he saved many lives. How? By opening hospitals in those districts and cities which were struggling to get the right kind of treatment, that too within their well-defined budget. Let's welcome Managing Director of Paras Health, Dr. Dharmender Nagar. Dr. Nagar, welcome to etnow.in. So, first of all, tell me that why and how did you take such a huge risk by venturing into healthcare industry when there was already a ultra successful dairy business at your home, there was a real estate successful business at your home, and some political avenues were also waiting to embrace you with open arms. Then why healthcare? What was your thought and vision behind this? I think इस चीज़ की मोटिवेशन तो मुझे पिताजी से मिली. My father was always, even from childhood, not telling me to be a doctor, लेकिन उनके मन में हमेशा था डॉक्टर प्रोफेशन बहुत बढ़िया प्रोफेशन है. The amount of respect he would give doctors outstripped the respect he gave, let's say, politicians, police officers or anybody else in the society. तो उनका जो मैंने डॉक्टर्स के प्रति सम्मान देखा, शायद कहीं वो सम्मान मैं भी पाना चाहता था. तो मुझे लगता है अगर मैं एनालाइज करूं तो वही सीड था, वही एक कारण था that led me to this direction. लेकिन कोई थॉट या कोई ऐसे विजन रहा होगा कि मैं अगर इस प्रोफेशन में जाऊंगा, डॉक्टर, हेल्थ केयर, इन चीज़ों में जाऊंगा तो मुझे करना क्या होगा, ऐसी क्या कमी है अभी जो मैं करके पूरी कर सकता हूँ? मैं बड़ा इसमें ऑनेस्ट जवाब यही दे सकता हूँ कि जब आप छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो यू जस्ट हैव अ ब्रॉड आइडिया कि यार ये करना है. आपको थोड़ी पता होता है कि डॉक्टर क्या होता है, आपको थोड़ी पता होता है डॉक्टरी क्या होती है. जब मैंने विदेश में काम करना स्टार्ट किया तब जाके रियलाइज हुआ भाई डॉक्टरी तो ये चीज़ है, डॉक्टर तो ऐसे करना चाहिए, डॉक्टर को ये बनना चाहिए, डॉक्टर के ये गुण होने चाहिए. एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ दिल्ली में काम कर रहा था, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम कर रहा था, सैकड़ों की भीड़ थी, लोगों को आपकी ज़रूरत थी. आप यंग इंटर्न जिसको कुछ नहीं आता था, तब भी आपको इतना सम्मान, इतना आपकी नीड समाज को महसूस हो रही थी. उससे आपको चाहे आप 12 घंटे काम करें या 16 घंटे काम करो, आपको संतुष्टि रहती थी. यू फील्ड इलेटेड while working, satisfied and elated. I was chasing elation. Satisfaction का तो मतलब बहुत बाद में समझ में आया. उस उम्र में तो आदमी को elation का मतलब समझ आता है, high का मतलब समझ में आता है. And thankfully my highs were related to my ego boost, people needing me, and I think that those are the key ingredients why I went in this direction. जो आप पारस हेल्थ का जिसे कहते हैं, आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप, हेल्थ केयर चेन नज़र आ रही है. ऐसा नहीं कि मैंने पहले डे वन पे जब हेल्थ केयर करने का सोचा था कि बहुत इतनी बड़ी चेन खोल दूंगा. बट मुझे ये ज़रूर पता था कि जब पहला हॉस्पिटल भी खोल रहा था, मेरा पहला अस्पताल 2006 में गुरुग्राम में खुला. उस समय गुड़गांवा था, मैं उसको गुड़गांवा कहूँगा. इट इज नॉट दैट गुड़गांव दैट वी आर सीइंग करेंटली. एब्सोल्युटली. आप जानते हैं सबसे बड़ा अस्पताल इस शहर में 40 बेड का था. सबसे बड़ा 40 बेड का था. और उस जमाने में मैंने 200 बेड बनाने का सोचा. 5x. तो पहले, उससे पहले मैंने कुछ किया भी नहीं था जिंदगी में, और ऊपर से 5x हॉस्पिटल बना रहा था. तो बहुत सारे मेरे नजदीकी लोगों ने मुझसे जरूर ये कहा कि भाई या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो, या तुम्हें समझ नहीं है, और हमारी गारंटी है कि तुम यार ये तो फेल हो गया, यहाँ मार्केट ही नहीं है इतनी बड़ी. आपने मेंशन किया आप विदेश जाके भी आए, यू वेंट टू इंपीरियल कॉलेज लंदन. जी. आपने वहाँ चीज़ें देखी होंगी. जी. टिपिकल नॉर्थ में एक एडवाइस देने का जो फॉर्मेट है, जब आपने यहाँ पे 40 का आपने बताया कि द मैक्सिमम बेड कैपेसिटी गुड़गांव हैड वाज जस्ट 40 एंड यू ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग फॉर 200. जी. किसी ये नहीं बोला कि यार ये विदेश में ये सब चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा? मेरे ख्याल से किसने नहीं बोला. आपका सवाल बेहतरीन है. किसी ने ये नहीं बोला. नहीं. किसने नहीं बोला. In fact, I must tell you one fact. A large consultancy company was hired by another hospital group, and they had done a study. मुझे शुक्र है बाद में पता लगा. They had done a study कि गुड़गांव को 100 बेड से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है. Okay.
बिकॉज गुड़गांव वॉज नथिंग बट अ स्मॉल टाउन, इधर 1 लाख की पॉपुलेशन नए शहर में थी ही नहीं। बट मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी एम्बिशन लाइफ में हमेशा ये रही, मेरा मिशन और विजन पहले रहा, मुझे क्या करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है, किसी से पूछना नहीं पड़ा। ये मुझे किसी से ना कंसल्टेंसी ढूंढनी पड़ी, ना किसी से तो ये कैसे advice आता है? लेनी। ये पिताजी की इंस्पिरेशन है? मैं मानता हूं कि मेरा जो रूरल बैकग्राउंड, exposure to Delhi and urban background, and of course my background abroad gave me that comfort to interact with every segment of society. अक्सर हिंदुस्तान में भी आप लोग देते हैं, आप एक सामाजिक वर्ग में पैदा होते हैं और उसी सामाजिक वर्ग में रह जाते हैं। आज मैं छोटा सा कस्बा है गुलावटी, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, नोएडा से थोड़ा सा आगे। आप जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी में सबसे गरीब तबका भी रहता है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं और दिवाली पे और ईद पे उनका आना जाना आपके घर में रहेगा। ये थोड़ी है कि आप घर से भगा दीजिए। भारत का सोशल फैब्रिक ही वैसा है। वैसा सोशल फैब्रिक है। तो आपका कंफर्ट, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई अंग्रेज इंग्लैंड में हो, मेरे लिए एक समान, मुझे एक एक्सपोजर ऐसा मिला कि मुझे लोग समान लगे। इस एक्सपोजर का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में अमीर आदमी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन थे, हैं, रहेंगे। A rich person in India has too much. He has access to knowledge, money, information and access otherwise as well. ऑल फैसिलिटीज, All facilities, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जहां पैसा नहीं भी देना पड़ता है वहां भी उनकी एक्सेस। सम हुई है। मुझे ये तो था यार, इस सेगमेंट की अगर सेवा करूंगा तो सेवा तो नहीं करूंगा, then it is a business and might as well sell anything else. अब पूरा गरीब तबका पड़ा हुआ है, मेरे में इतनी ना फाइनेंशियल क्षमता थी ना वैसे क्षमता कि मैं सारा गरीब समाज का उद्धार कर पाऊं। वो भारत सरकार नहीं कर पा रही थी, हमारी तो क्या औकात। तो दैट लेफ्ट मी विद द मिडिल। एक मध्यम वर्ग का आदमी क्या चाहता है? क्वालिटी चाहता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो सही प्राइस पे, सही चीज, उत्तम दाम पे, बढ़िया चीज, बढ़िया क्वालिटी की चाहता है। इसको हम लोग पहले बोलते हैं सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, आपने इसको बना दिया बीच का सुंदर और टिकाऊ भी, और उत्तम, ठीक ठाक, उत्तम। उत्तमता बहुत जरूरी है। देखिए, बिना क्वालिटी के कुछ नहीं है। आज सरकारी अस्पताल तो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, काहे नहीं चलते हैं? इसलिए नहीं चलते हैं कि हाँ बिल्डिंग है लेकिन ह्यूमन कैपिटल मिसिंग है, क्वालिटी मिसिंग है। तो देयरफॉर अगर मैं बताऊं तो मुझे ये नजर आया कि मुझे मध्यम वर्ग की सेवा करनी है। दैट सेगमेंट यू टैप। दैट सेगमेंट। एक और चीज भी नजर आई मुझे कि यार मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, मैं यहाँ का सामाजिक परिप्रेक्ष्य समझता हूँ। सामाजिक परिप्रेक्ष्य समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो योर कस्टमर, इफ़ यू डोंट नो योर पेशेंट, इफ़ यू डोंट नो योर डॉक्टर, हाउ विल यू सर्व? सोशल इंजीनियरिंग, सोशल आप नहीं समझते हैं। दूसरा ये था कि नॉर्थ इंडिया साउथ के बनिस्बत बहुत पीछे था। विदेशों से तो कंपैरिजन कीजिए मत, नॉर्थ और साउथ में भी बहुत बड़ा देश गैप में है। ही देख लीजिए। देश में ही देख लीजिए। तो मुझे लगा एक नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा हेल्थ केयर में गैप है, हेल्थ केयर एक्सेस का गैप है, और मध्यम वर्ग के लिए तो एक्सेस है ही नहीं। स्कोप बहुत है काम स्कोप करने बहुत के लिए। है। इसीलिए मेरी मिशन विजन बनी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी। इन तीनों का समन्वय बन के मेरी मिशन और विजन बनी। अदरवाइज आप सिर्फ सस्ता काम भी कर सकते हैं, सिर्फ अमीर लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, और बिना क्वालिटी के भी काम कर सकते हैं। मैं इस मामले में बड़ा लालची, मैं सब कुछ बेहतरीन तरीके से करना चाहता हूँ, और ये वैल्यूज़ मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक संक्षिप्त में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ। 2 साल पहले मैंने अपने ब्रांड को रीवैल्यूएट किया। 16, 17, 18 वर्ष हो चुके थे। मैंने कहा क्या मैं अपनी वैल्यूज़ को लिव कर रहा हूँ? 2006 में पारस स्टार्ट हुआ। 2006 में स्टार्ट हुआ। मैंने कहा क्या अपनी जो मिशन विजन था, क्या अपनी वैल्यूज़ था, उनके ऊपर मैं अडिग हूँ? क्या मैं उस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ? क्या मैं उन वैल्यूज़ को अपना ही रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया।
इट वॉज एन इंटरनल रिपोर्ट कार्ड, ओके, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। और मुझे लगा एक चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है, कंपैशन। राइट। देखिए, जैसे जैसे हेल्थ केयर बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है देश में, समाज में और हेल्थ केयर में भी, कहीं ना कहीं हम कंपैशन को भूलते जा रहे हैं। और हेल्थ केयर बिना कंपैशन के मैं मानता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कंपैशन के कोई अस्पताल घूमने फिरने तो आता नहीं, कोई अस्पताल 5 स्टार होटल तो है नहीं। दिस इज अ वेरी ग्राउंड लेवल बिग टेक अवे कि कोई अस्पताल अपनी मर्जी से नहीं आता। मर्जी से नहीं आता। तो जब आ रहा है तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा है? अगर आप उससे प्यार से बात कर लें, आप उसका दुख समझ लें, इलाज तो कर ही रहे हैं आप, उसमें आप मैच्योर हैं, उसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें आप डिलीवर भी कर रहे हैं, बट क्या कंपैशन के साथ कर रहे हैं? क्या करुणा के साथ कर रहे हैं आप? क्या आपने सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर रहे हैं? तो मैंने एक वैल्यू कंपैशन को ऐड किया, और मैं मानता हूं कि ये कंपैशन दूसरों के लिए नहीं लिखने के लिए लिखा है मैंने। बहुत सारे लोग लिख देते हैं मिशन विजन और खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये कंपैशन में एक साइन पोस्ट है अपने लिए, एक जिसे कहते हैं ना रोड साइन है, कि रोज मैं पढ़ूं तो मुझे लगे कि यार इस वैल्यू को मुझे इम्बाइब करना है, आई हैव टू लिव दिस वैल्यू, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स। अगर आप मुझसे पूछें ये क्यों किया और वो क्यों किया और वो क्यों करना चाहते हो, मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, आई लिव बाय माई वैल्यूज, आई एम गाइडेड बाय देम, एंड एवरी डे आई लुक अप टू देम so that I can be guided in my life and my principles through that mission vision। तो ये मेरा संक्षिप्त में या बहुत लंबा सा आंसर मैं मानता हूँ ये नहीं, बट ग्रेट विजन आई मस्ट से। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए अगर मुझे लगता है कि पारस हेल्थ एक बहुत छोटी सी नीड पूरी कर पा रहा है, मैं मानता हूँ जब मैंने स्टार्ट किया, आपको जान के शायद अचंभा लगे, हैरानी हो, और 99% जो लोग मेरे अस्पताल में हैं उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। जब मैंने पहला अस्पताल बनाया गुड़गांव में, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, तब भी मैंने अपने हॉस्पिटल के ऊपर लिखा था पारस हॉस्पिटल्स। अगेन इट वाज नॉट फॉर इंटेंडेड फॉर जनरल पॉपुलेशन टू नोटिस, बट इट वाज समथिंग एज एन एस्पिरेशन टू मी दैट इफ आई एम ओपनिंग अ हॉस्पिटल, आई फील मोटिवेटेड, एंड आई ऑल्सो फॉर द फ्यूचर must make sure that I am opening hospitals. I will open more than one. If I succeed, I never knew I'll succeed or not. ये कि कहीं लिखा के थोड़ा ही आया था मैं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा और बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा, ऐसा तो नियति ने नहीं लिखा। लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोग आते गए, कारवां बनता गया, और मैं मानता हूं लोगों ने ही इस कारवां को बढ़ाया। आपको जान के शायद हैरानी हो, खुशी भी हो, कि जो सबसे पहले डॉक्टर मेरे साथ जुड़े, सबसे पहले, अभी मेरा अस्पताल चालू नहीं भी हुआ था, बिल्डिंग बन रही थी, खत्म होने की, ये गुड़गांव की बात है, गुड़गांव की बात है। डायरेक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेज एम्स के पद्मश्री डॉक्टर वीएस मेहता से मैं मिला। उनसे मैंने अपनी अपेक्षा जाहिर की कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। उस समय पे वो रिटायर से पहले प्राइवेट सेक्टर में आना चाह रहे थे, तो इस शहर में उस समय 2 बड़े अस्पताल ग्रुप थे, और दोनों के जो मालिक थे उनके साथ लंच और डिनर कर रहे थे, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। मैं उनसे मिलने गया उनके घर पे, एम्स के कैंपस में, और 2 बार मुलाकात हुई, और सर ने मुझसे ये कहा कि धर्मेंद्र, आई विल वर्क विद यू, दिस इज हाउ वी विल वर्क। और बहुत सारे लोग मुझसे बाद में पूछते हैं कि यार तुमने ये डॉक्टर कैसे हायर किया, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, भाई साहब मैंने उनको हायर नहीं किया था, शायद उस समय मुझे गलतफहमी रही हो, उन्होंने मुझे हायर किया था। ही वॉज अ विजनरी, ही सॉ समथिंग इन मी, क्योंकि वो तो पद्मश्री, वो तो कई बार आपका पोटेंशियल दूसरे देख लेते हैं, दूसरे ही देखते हैं। मुझे तो अपने आप में इतना विश्वास नहीं था, मुझे तो ये भी डर था कि मैं क्यों मिलने जा रहा हूँ इतने बड़े आदमी से जो पद्मश्री पर। मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं था, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि एक प्लान्स हैं जो बन रहे हैं, एक अस्पताल बना रहा हूं। उन्होंने मुझसे ये पूछा था तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूछा तो तुम डॉक्टरी क्यों कर रहे हो? तो जो सवाल शायद आपने शुरुआत की, जो सवाल आपने मुझसे पूछे, उसमें कहीं ये भी छुपा हुआ है कि तुमने ये क्यों किया।
और ये सवाल डॉक्टर मेहता ने आज से 18-20 साल पहले मुझसे यही पूछा, तुम क्यों करना चाहते हो? और मेरा जवाब तब भी यही था, आज भी यही है, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे चुना काम करने के लिए। एंड आई एम कारवां में सबसे पहली नींव रखने वाले वो थे। एंड आई फील दैट ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद है जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको डायरेक्शन देता है, जो आपको मोटिवेट करता है, और जो आपको डंडा भी मारता है कि कहीं आप कोताही कर रहे हैं, कहीं आप मेहनत कम कर रहे हैं, तो आपको लाइन में रखने का भी कोर्स सौभाग्य प्राप्त होता है उनसे द्वारा। सो दिस इज इन वेरी नटशेल, दिस इज द। So, Dr. Nagar, you took a very different road as compared to your brothers. Neither dairy business, nor real estate, nothing like politics, and you decided to venture into healthcare industry. You started from one hospital, from Gurgaon, as you mentioned, and then it is now 8 hospitals. Correct. It started from, as you mentioned, just one doctor. Now it is 450 plus team. Correct. When there is a massive success, you are tasting massive success, I believe. And when there is massive success, there are roadblocks also, there are speed bumpers also, there are hassles in the journey also. So I want to know that what are those challenges, and most importantly, how did you overcome those challenges? आई थिंक चैलेंजेस विभिन्न प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं ऑपरेशनल चैलेंजेस, एक आते हैं विश्वास का चैलेंज। तो आपको सबसे पहले तो विश्वास का चैलेंज आता है। आपने पहला अस्पताल किया, सक्सेसफुल हुआ, फिर धीरे धीरे ऑपरेशंस आते हैं, आपको डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं कि भाई डॉक्टर्स आए और कुछ डॉक्टर्स छोड़ के चले गए। आपको लगता है कि यार शायद मेरी वजह से तो नहीं गए, शायद आगे कोई आएगा नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चले गए। तो कई बार विश्वास का चैलेंज आता है कि आर यू डूइंग द राइट थिंग, आर यू ऑन द राइट पाथ, डिड दे लीव बिकॉज यू वर डूइंग समथिंग और डिड दे लीव बिकॉज दे हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो जब आप यंग होते हैं, जब पहली बार काम कर रहे हैं, तो आपको कई बार विश्वास का चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल जाता है, तो आदमी को ये लगने लगता है कि भाई तुम जो भी कर रहे हो सही है। और शायद मुझे लगता है संक्षिप्त दौर रहा होगा जहां मुझे लगा हो कि यार आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो एवरीथिंग आई एम डूइंग, बट व्हेन यू कीप ग्रोइंग यू रियलाइज हर काम आप सही नहीं कर रहे हैं। जब कंपटीशन आता है, जब दूसरे लोग आते हैं, जब बिजनेस में उथल पुथल होती है, जब आपको समझ में आता है यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट। आई हैड नो आइडिया व्हाट कैश फ्लो मैनेजमेंट इज। आई न्यू द टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट, बट दिस इम्पैक्ट ऑन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, बिकॉज योर बुक्स P&L will say so much revenue, so much margin, so much EBITDA, so much profit, but there is no money because वेंडर आउटस्टैंडिंग हो जाता है, पेयर आउटस्टैंडिंग हो जाता है, एंड देयरफॉर देयर इज नो कैश फ्लो। मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं और कैश फ्लो नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि यार ये कैश फ्लो भी बहुत बड़ा विषय है। देन यू हैव टू रीअलाइन योरसेल्फ, यू हैव टू रीअलाइन द बिजनेस। तो मैं कहता हूँ चैलेंजेस तो ऑपरेशनल भी आते हैं। चैलेंजेस आपको एक सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज मैं बताना चाहूँगा। ऑब्वियसली कोविड सबके लिए लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, एंड लर्निंग एज वेल, एंड लर्निंग एज वेल। इट वाज डेविस्टेटिंग। डेविस्टेटिंग तो सबसे ज़्यादा उनके लिए था जो अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक। लेकिन अस्पताल चलाने वाले के लिए भी एक दर्दनाक स्थिति थी। आप सोचें कि आप अस्पताल के बाहर खड़े हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, आपका फ़ोन बज रहा है और आपका एक मित्र आपको फ़ोन कर रहा है कि मेरे पिताजी बीमार हैं धर्मेंद्र, मुझे बेड चाहिए। और मैं बाहर खड़ा हूँ इमरजेंसी के, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बेड नहीं दिला पाऊँगा। उसने मुझे गुस्से में गालियाँ दी, फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उसको ये बोला एक शब्द और एक वाक्य मैंने उनको कहा। ये कोविड के दौरान आपके साथ हुआ? कोविड के दौरान कि भाई एक काम कर, तू पिताजी को लेके आ जा
और जितने लोग यहां वेंटिलेटर पे हैं, तो उनमें से किसी के पिताजी का पाइप निकाल के अपने पिताजी का लगा दें। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप जब असहाय महसूस करते हैं, जब आप दूसरों को असहाय देखते हैं, इट इज चैलेंजिंग फॉर यू पर्सनली, प्रोफेशनली, और कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमैनिटी भी हिल जाती है। और ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आपको देखने पड़े। इस दौरान आपने लोगों की अच्छाइयां भी बहुत देखी, लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, झाड़ू पोछे वाला। जब हर आदमी डर रहा था कि अस्पताल तो क्या, किसी कोविड के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में भी ना जाऊं, तब वो डेली हॉस्पिटल्स आ रहे थे। और आप बताइए, झाड़ू पोछा लगाने वाले को, जो मजदूर आदमी है, उसको क्या जरूरत है अस्पताल आने की? वो तो अपनी जान पे खेल के आ रहा था। चलो डॉक्टर का मैं मान लेता हूँ, नर्स का मैं मान लेता हूँ, वो भी अपनी जान पे खेल रहे थे। पर मैं उस झाड़ू पोछे वाले को देख के मुझे अभी तक विश्वास नहीं कि वो क्यों आ रहे थे। दे सॉ समथिंग बिगर इन द मिशन देन देमसेल्व्स। और इससे आपको ह्यूमैनिटी पे एक विश्वास जागता है कि बहुत अच्छे लोग समाज के हर तबके में मौजूद हैं। अगर आप उनको अपने से बड़ी मिशन दोगे, एक अपने से बड़ा कार्य दोगे, तो वो पक्का करेंगे। सो एक चैलेंज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, कोविड सामाजिक लेवल पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने भी फेस किया। मैंने आपको छोटा सा कैश फ्लो का एग्जाम्पल दिया कि वो भी एक चैलेंज था। हर जगह, हर समय पे, हर टाइम पे आपको चैलेंज फेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने पास्ट में ही चैलेंज फेस किए और फ्यूचर में नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो चैलेंजेस फेस किए हैं उनकी लर्निंग से फ्यूचर वाले तो इजीली ओवरकम हो जाते हैं। तो कोविड ने क्या सिखाया? कोविड यू कैन ओवरकम एनीथिंग। कोविड की जब वेव 2 थी तो उसमें भी शायद सेम चीज़ें फेस करी होंगी, उतनी इंटेंसिटी में नहीं करी होंगी, बट मस्ट हैव फेस्ड। What did you prepare? Flexibility. How can you put more beds? How can you work with lower resources? How can you help patients in outdoor basis? Virtually, how you can Virtually, how can you use telemedicine, teleradiology to treat people at home, not to bring them into the hospital? help? Technology can be used. Technology भी can be used. Home monitoring. So आप टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें भी सीख पाते हैं, तो आपने ये सब चीज़ें सीखी। तो ये दौर आपको मैं एक और इंसिडेंस बताऊंगा। गुड़गांव नया शहर है, लेकिन हाँ, कुछ वर्ष पहले बहुत तगड़ी फ्लडिंग हुई। उस फ्लडिंग में हमारी बेसमेंट में हमारा इक्विपमेंट ख़त्म हो गया सारा, जो हमने नया लगाया था। 25 करोड़ का लेना, एक पेट स्कैन, सब। लेकिन भगवान का शुक्र था, कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी टीम्स मुत्तहिद थी, ऑन ग्राउंड थी, and they were tackling this. We lost money, but we didn't lose a single life. And I think I still look back, और अभी भी पसीने आ जाते हैं उस दौर को देखते हुए, और भगवान का शुक्र अभी भी अदा करता हूँ कि यार एक भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे आते हैं। जब मैं बिहार जाने का सोचा, जब मैं बिहार गया हूँ, पटना में हॉस्पिटल खोला है, तो वहाँ उस समय वहाँ पे भी कोई अस्पताल। Now you have in Darbhanga also. We have in Darbhanga also. तो पटना में कोई अस्पताल नहीं था, और मुझे लोगों ने कहा कि तुम बिहारी हो And क्या? you started with number of beds? 350 बेड्स, 350 beds. पूरे स्टेट का पहला This सबसे is बड़ा the maximum capacity of statewide. मैक्सिमम कैपेसिटी द स्टेट। पहला पेट स्कैन लगाया हमने पटना में। ये पेट स्कैन इक्विपमेंट है जिससे आप कैंसर डिटेक्शन करते हैं। NCR और कलकत्ता के बीच में प्राइवेट सेक्टर में पहला पेट स्कैन। It is for tough. Tomography is tough. सो वीव डन दोस चैलेंजिंग थिंग्स ऑल्सो। और लोगों ने कहा तुम बिहारी हो गए यार, तभी बिहार में काम कर रहे हो? ये बिहार में तो बिहारी नहीं आता, तुम तो क्या कर रहे हो भाई यहाँ? मैंने कहा यार, मुझे लगता है कि इस प्रदेश में मेडिकल टैलेंट है, समझदार लोग हैं, लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जा रहे हैं, तो इलाज तो चाहते हैं, अच्छा इलाज चाहते हैं, तभी जा रहे हैं यहाँ से। तो क्यों ना मैं इलाज उनके घर पे प्रोवाइड करूं? और मुझे लगता है कि मैं गुड़गांव से बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, उससे ज़्यादा इक्विपमेंट डालूंगा, और बेटर कंसल्टेंट्स को, डॉक्टर्स को लेके आऊँगा पूरे देश से, विदेश से भी, एंड दे विल लाइक टू वर्क इन देयर ओन स्टेट। और वही किया।
बिहार का सबसे पहला, सबसे बड़ा कॉरपोरेट कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर खोला, एक चैलेंजिंग काम किया और बहुत चैलेंजेस आए उसमें भी, उसमें बहुत परेशानियां हैं, बहुत सामाजिक तौर पे भी परेशानियां हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार एक ये काम तो मुझे करना है। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल, द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग हॉस्पिटल। और उस जर्नी में फिर दरभंगा पहुंचे, उस जर्नी में आज हम रांची में 300 बेड का अस्पताल चला रहे हैं, और पिछले वर्ष में मैंने श्रीनगर में कश्मीर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल 200 बेड का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोला है, 200 बेड्स। 200 बेड्स। और वही कारण है, लोगों ने मुझसे कहा यार तुम क्या कर रहे हो, कश्मीर कैसे जाओगे? और ये मैं कश्मीर, ये अस्पताल बनाने की जर्नी 370 के बाद की नहीं है, ये उससे पहले की है। अच्छा, आइडिया और प्लानिंग उससे पहले का है। जी, जिस दिन मैं गया था पहली बार तो सड़क पे पथराव हो रहा था, उससे पहले फायरिंग होकर हटी थी और मैं साइट देखने जा रहा था। तब आपको लगा होगा अस्पताल की और ज़रूरत है यहाँ पे? 100%। लोगों ने मुझसे बहुत कहा यार डरते क्यों नहीं हो तुम? मैं कहता हूँ यही शायद मेरे डीएनए में नहीं है, डर। मेरे डीएनए में खौफ नहीं है। और मुझे लगता है कि 1 करोड़ कश्मीर की जनता अपने इलाज के लिए अगर चंडीगढ़ आ रही है, दिल्ली आ रही है, विदेश जा रही है, मुझे वहाँ जाके उनके लिए कुछ करना है। मुझे पता था कश्मीर में एक बेहतरीन डॉक्टर्स का ग्रुप भी है, एंड आई एम प्राउड टू से मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर्स। मेरे पास कश्मीर में एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे अमेरिका से ईमेल आती है कि मेरा नाम डॉक्टर फलाना फलाना है, मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, मैं यूएसए में काम करता हूँ और मैं कश्मीर वापस आके अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। मुझे लगा यार ये झूठ बोल रहा है, 20 साल से जो अमेरिका में सेटल है, कौन वापस आता है, कौन कश्मीर जाएगा? मैंने कहा आप अपनी सीवी भेजिए। उसकी सीवी आई, मैंने किसी को फ़ोन मिलाया कि भाई इसका रेफरेंस चेक करो, ये जेन्युइन आदमी भी है कि नहीं है? इट टर्न्ड आउट ही वाज अ जेन्युइन गाय, ही केम एंड मेट मी, ही इज अ रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जन। आज आपको जान के खुशी होगी, आज वो श्रीनगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अच्छा, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ही इज़ द मोस्ट इंथ्यूसियास्टिक पर्सन। मुझे कहता है यार, मैंने कहा आप पहले क्यों नहीं आए? कह रहे भाई मैं रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हमको नर्सिंग होम में तो नहीं काम कर पाऊंगा। मल्टी स्पेशलिटी इज नीडेड एंड आई फील दैट आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। मैंने कहा यार हमारा भी मिशन यही है, आपका भी मिशन यही है, वी आर पार्टनर्स इन हेल्थ नाउ। मैं श्रीनगर फैसिलिटी को, जैसे बिहार फैसिलिटी, जहाँ जहाँ भी हमने खोली, दे आर बेंचमार्क फॉर दैट रीजन। ये अपने आप में एक वहाँ के लिए एक चीज़ है जो उस सोसाइटी को चेंज कर रही है, उस समाज में बदलाव ला रही है, उस समाज का उत्थान कर रही है। आप जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ काम करती हैं, किस सेक्टर में? अस्पताल सेक्टर में। नर्सिंग, डॉक्टर्स, एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, फ्रंट ऑफिस। मैं एक आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। मैं श्रीनगर के हॉस्पिटल में अपना दौरा कर रहा था, तो मेरे मैनेजर ने कहा कि सर ये सामने ये जो लड़की झाड़ू लगा रही है, उसने छोटा सा हिजाब पहना हुआ था, लड़की झाड़ू लगा रही थी, आपसे मिलना चाह रही है। मुझे लगा पक्का कोई शिकायत करेगी, पक्का तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करेगी, पक्का कोई नाराजगी जाहिर करेगी। आपका एक्सपेक्टेशन जब आप इतने एम्प्लॉयज को रखते हैं यही होता है, किसी ना किसी की नाराजगी से आप, या किसी ना किसी की रिक्वेस्ट से, या ना किसी की शिफ्ट चेंज कराने से। उस लड़की को बहुत हल्की सी हिंदी आती थी। उसने कहा कि मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। मैंने कहा शायद आज हमारे हिंदुस्तान में फ्लैटरी की आदत बहुत ज़्यादा है, तो शायद फ्लैटर कर रहे हैं, थैंक यू कहने की आदत है, किसी मैनेजर ने बोल दिया होगा तुम थैंक यू करते हैं, पर ऐसा नहीं था। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आती हूँ, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आपको मैं थैंक यू इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपका अस्पताल ना होता तो मुझे काम करने नहीं दिया जाता। मैं किसी शॉप में नहीं काम कर सकती, मेरा परिवार अलाउ नहीं करेगा। मैं किसी होटल में काम नहीं कर सकती, मेरा परिवार कंजर्वेटिव है, अलाउ नहीं करेगा।
पर जब मेरे परिवार वालों ने इस अस्पताल को देखा, इस एरिया को देखा, इन लोगों को देखा, उन्होंने कहा हाँ बेटा काम करो। तो मैं आज काम कर पा रही हूं, रोजगार पा रही हूं, अपने परिवार वालों को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूं, और उससे ऊपर बात कि हम सब प्राउड फील करते हैं कि मैं यहां काम कर रही हूं, एक अस्पताल में काम कर रही हूं। एंड दैट इज माई ट्रू कमाई। इससे बड़ी कमाई आपकी क्या हो सकती है कि आप किसी का जीवन बदल पा रहे हैं, और उस क्षेत्र में जहां You are making a difference you actually. are making a difference just by being there. So I think that is important. Dr. Nagar, you spoke about multiple locations. Earlier you spoke about Gurgaon, your journey in Darbhanga, Patna, and now this hospital in Srinagar, this incident, heart-touching. So I was wondering, how do you guys choose your locations? आप अपने जो locations हैं, आप अगर plan करते हैं कि अब मेरा next hospital इस शहर में आना चाहिए, तो is there any logic, rationale, research study behind this, behind picking the locations? कैसे करते हैं ये? We have multi-pronged approach for this. सबसे पहले, does it fit our mission vision? Mission vision में values है मेरी accessibility, affordability, quality. जिस क्षेत्र में एक्सेस नहीं है, जैसे पटना हम गए, वहाँ कोई एक्सेस नहीं थी हॉस्पिटल्स की। जहाँ हम गुड़गांव में, तब हॉस्पिटल्स की एक्सेस नहीं थी, या वहाँ क्वालिटी का गैप रहे। तो पहले तो ये फिट होना चाहिए, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, किसी ना किसी इन वैल्यूज का वहाँ पे लैक हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक हो गया, क्वालिटी लैक कर गई। नॉर्थ इंडिया में काम करना है, मेरे पास, आपको जान के लगेगा कि आप बहुत एम्बिशियस हूँ डॉक्टर नागर, मेरे पास 50 शहरों की लिस्ट ऑलरेडी है जहाँ मैं अस्पताल खोलना चाहता हूँ। मापदंड ये है कि मेरे मिशन विजन फुलफिल हो, मापदंड ये है कि वहाँ हॉस्पिटल उस स्केल का ना हो, मापदंड ये है कि वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करता हो, लोगों को पहले से ही जाने का आदत हो उस क्षेत्र में। सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उस क्षेत्र के लिए लेके आता हूँ। वी आर सॉल्विंग फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस। 50 लोकेशंस आपके पास ऑलरेडी हैं उसके? मैं तो ये 50 लोकेशंस के 25 मापदंड हैं जिनको हम वेटेड एवरेज के साथ क्वार्टरली रिव्यू करते हैं। ओके। सो हम तो मात्र 9-10 शहरों में पहुंच पाए हैं अभी, तो मुझे लगता है जर्नी में तो बहुत काम बाकी है। तो लोग अपनी बकेट, जैसे जेनजी बोलती है कि दिस इज माय बकेट लिस्ट, आपकी बकेट लिस्ट में 50 शहर ऑलरेडी हैं? हाँ, मतलब ये 50 शहर तो डेफिनेटिव है। अच्छा, ओके। तो दिस इज जस्ट अ लिस्ट, बकेट लिस्ट तो बहुत बड़ी है। बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है। ओके। आई हैव एस्पिरेशंस टू डू लार्जर स्टफ to change the dynamics of healthcare delivery in North India. So that is the ambition. This is the reason I work. These are the cities I work in. And I'll continue to work in. कितना कर पाएंगे तो ये भगवान जाने, ये मेरे हाथ में तो है नहीं। This is a journey I am on. This is the ambition I have. And hopefully I'll be able to do more, more and more. And when I say I, please don't take it as I as Dr. Nagar. I means Paras Health. I means my team. I means everybody here. सैकड़ों डॉक्टर्स, हजारों नर्सेज, हजारों स्टाफ, मैनेजमेंट टीम, इन सबको मिलके आई बनता है। मैं अकेला आया ही नहीं हूँ, मैंने तो बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। आई फील दैट दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जर्नी, दे आर मोर अकाउंटेबल फॉर दिस जर्नी, and they have delivered on this journey. So I always thank my team for making this happen. तो जो मैं जहाँ पे भी मैं आई यूज कर रहा हूँ, प्लीज मान के चलिए वो आई नहीं है, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग माई टीम। आई मीन्स टीम। आई मीन्स टीम। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आपके अलग अलग लोकेशंस में आपने अपने हॉस्पिटल्स खोले, यू ओपन मल्टीपल लोकेशन, यू एक्सप्लेन इट्स अ मल्टी थ्रॉन्ग्ड अप्रोच. So do you have any vision for medical tourism in India also, and how do you see medical tourism's future in India? प्रशांत जी, आपने बेहतरीन सवाल पूछा। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत समय से चल रही है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं दशकों से मेडिकल टूरिज्म चल रही है। बातचीत हो रही है।
मेडिकल टूरिज्म चल रही है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म वन स्टेट टू द अदर स्टेट हो रही है। बिहार में कोई अस्पताल नहीं, सबको दिल्ली आना पड़ रहा है। ये क्या नहीं है, मेडिकल टूरिज्म है। दिल्ली में कमाई हो रही है, इलाज बिहारी का हो रहा है। दिस इज फोर्स्ड मेडिकल, दिस इज फोर्स मेडिकल टूरिज्म। सो मेरी जिंदगी में एक ही एम्बिशन था कि ये इंटरनल मेडिकल टूरिज्म को कैसे खत्म किया जाए। आप कह रहे हैं मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट किया जाए, मैं कह रहा हूं पहले इंटरनल मेडिकल टूरिज्म खत्म करना पारस हेल्थ का ध्येय होगा। वी वांट टू फिनिश इंटरनल मेडिकल टूरिज्म। जहां आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, मैं आपको इलाज वहीं प्रोवाइड करना चाहता हूं। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आपको ना आना पड़े, आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, आप अपना शहर छोड़ के ना आए, अपने माता पिताजी को लेके और परिवार को लेके दर दर ठोकरें ना खाएं। दूसरा मेडिकल टूरिज्म है विदेशों से देश में आने वाले मेडिकल टूरिस्ट्स आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री वो आते हैं। आप पारस गुड़गांव में देख लिए, वहां से आते हैं। पारस पटना में बांग्लादेश से आते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टार्टेड, ये ऑलरेडी हो रहा है। बट क्या कारण है कि मैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या बिहारी हो या कश्मीरी हो या इराकी हो या ओमानी हो या यमनी हो या नाइजीरियन हो, मेरे लिए तो मरीज है। मैं उसको वही सेवाएं, वही वैल्यूज से सर्व करूंगा। मुझे उसके ना स्किन कलर, ना उसकी नेशनैलिटी, ना उसके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से मतलब है। मेरे को तो सही इलाज सही डॉक्टरों द्वारा सही प्राइस पे दिया जाए, वो महत्वपूर्ण है। So, Dr. Nagar, during COVID times, people use technology for home medication, home treatment, home monitoring. So, from that technology world, I want to ask a question that nowadays AI is a buzzword. Correct. It's being used in every professional field. Correct. So, how do you see this AI in healthcare industry? Plus, are you using this? If yes, then what are the benefits, what are the pros, cons, and what are the things that you keep in mind so that there is one mission statement term, compassion, that remains intact in terms of human touch? AI is actually a transformative technology, ये तो सब मानते हैं आज की डेट में। और पारस हेल्थ में AI का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक सिर्फ पिक्चर बना के देता हूँ। मेरे यहाँ सारे डॉक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है आम भाषा में, कि आप पारस अस्पताल आए, डॉक्टर के पास कंप्यूटर है, उसमें आपकी प्रीवियस पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि आप पहले कभी आए थे, आपके नाम से जो भी आपने हिस्ट्री दी थी, जो भी आपने टेस्ट कराए थे, Entire track record इज अवेलेबल। सो जब आप डॉक्टर से मिलने दूसरी बार आते हैं, तो डॉक्टर को आपके कागज खोल के देखने की जरूरत नहीं है। भाई क्या हुआ था, तेरा रिपोर्ट कहाँ है, तेरा वो कहाँ है। It saves time also. इट सेव्स टाइम। तो आपने कंपैशन की बात की। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू कंपैशन, क्योंकि मुझे आपके कागज ढूंढने के बजाय 5 मिनट में आपका रिपोर्ट्स पढ़ सकता हूं अपने स्क्रीन पे, बातचीत कर सकता हूं। मैं बातचीत कर सकता हूं। आई एम स्पेंडिंग टाइम विद यू टू डिस्कस योर ट्रीटमेंट, योर प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग देम एंड देन राइटिंग इट ऑन द सिस्टम। एंड प्रेशर ऑन द पेशेंट इज टेकन अवे कि यार मैं कागज लेके आया कि नहीं आया, मेरी रिपोर्ट मिसिंग है, डॉक्टर को बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपका फियर वहां से हटा रहा हूं। AI का टूल कैसे यूज करते हैं हम? जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लिख रहा है, डॉक्टर अपनी हिस्ट्री लिख रहा है, डॉक्टर अपना डायग्नोसिस लिख रहा है, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान लिख रहा है, तो AI में एक लर्निंग टूल है कि ये आपका टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, टिपिकल रिपोर्टिंग पैटर्न। तो आपने मुझे बताया कि मेरे को 3 दिन से खांसी है और दाहिने हाथ में दर्द है और नाक से खून बह रहा है। आई एम गिविंग अ वेरी सिंपलिस्टिक सिनारियो। System will, when I put these complaints, system will give me automatically कि possibly ये 2-3 diagnosis हो सकते हैं। और डॉक्टर जब आप उसको वेरीफाई कर लेता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल आ जाता है कि आप इस चीज के लिए आप ये टेस्ट लिखिए। जब वो टेस्ट मेन्यू आ जाता है, तो उसके साथ ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब टिपिकली लिखते हैं, ये वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने लॉग इन किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं वो ऑटोमेटेड हो रही हैं। AI इज ऑलवेज लर्निंग,
सो जैसे जैसे डॉक्टर उस सिस्टम को यूज कर रहा है, एआई को यूज कर रहा है, द सिस्टम इज लर्निंग फास्टर एंड फास्टर। देयरफॉर 15 मिनट में से 10 मिनट हम लिखने, ढूंढने और पढ़ने में नहीं लगा रहे हैं, हम वो 10-15 मिनट आपसे बातचीत करने में, आपकी समस्या समझने में, आपको सोल्यूशन देने में, और आपके जो सवाल जवाब हैं, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप दोबारा पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ ऑनगोइंग जर्नी। आई बिलीव AI विल ट्रांसफॉर्म इंडियन हेल्थ केयर, एक स्टैंडर्डाइज करेगी, एक प्रोटोकॉलाइज करेगी, और डॉक्टरों को समय देगी अपने मरीज से ज़्यादा इंटरेक्ट करने में। So, Dr. Nagar, you set up Paras Health right from the scratch, from 1 hospital to 8 hospitals, from just 1 doctor to 450 plus doctors. So, I want, do you have any message to future entrepreneurs, people who are already doctors, successful doctors, and now they want to move to entrepreneurship and open their hospital chains and network? Any do's, don'ts you want to suggest? Any doctor who wants to become an entrepreneur and wants to start his hospital, पहला तो एडवाइस ये है, प्लीज डू इट। दिस इज अ वेरी वेरी फुलफिलिंग जर्नी। Go for it. गो फॉर इट, जस्ट डू इट। दूसरा एडवाइस ये है कि आप आज तक अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल थे एज अ डॉक्टर, या अपने मरीज के लिए, एक मरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आपको ये समझना जरूरी है, रनिंग अ हॉस्पिटल is teamwork. You have to manage people. This is a big takeaway. This is important. मैं ग्रेट डॉक्टर हूं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी दूसरे ग्रेट डॉक्टर से काम करवाना आना चाहिए। Like running a family. रनिंग अ फैमिली, तो आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा ताला लगाना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस उनको ये रहा। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैश फ्लो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैनेजिंग फाइनेंसेस बहुत बड़ा मुद्दा है। आप प्लीज थोड़ी सी ट्रेनिंग इस विषय में भी जरूर लें। बिजनेस का नो हाउ, इसका नो हाउ, बेसिक नो हाउ। आई एम श्योर एज अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल डॉक्टर यू विल अंडरस्टैंड बिजनेस, बिकॉज आप अपना भी फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़े स्केल पे कैसे करना है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। दूसरा, अपने आप को मैनेज करना तो आप जानते हैं, पर लोगों को कैसे मैनेज करेंगे वो स्किल आप जरूर सीखिए। और एक मैं चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कहना चाहता हूँ, यू मस्ट नो आप क्यों कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाई, इफ यू डोंट नो योर वाई, आई थिंक यू शुडंट डू इट। यू शुड नो योर वाई। figure out why and go for it. And go for it. So, Dr. Nagar, healthcare industry and doctors as a professional is considered as a very serious kind of professional. So, people outside this industry assume and perceive this image as that they are very serious people. So, you are building hospitals, you are doing so much, you are making dreams come true, affordability, other things. But do you get me time? Do you browse OTTs? Do you watch movies? If yes, how do you get this time, your me time? I think me time is the most underestimated time, but is the most important time. Wind down करना जरूरी है. You know, you must play hard, but rest harder. And I think for me it is simply, I watch movies, I love music, but more importantly, I love kids. I am blessed कि मेरे पास बहुत सारे nieces and nephews हैं. तो मुझे जब भी मौका मिलता है, You spend time with them. and spend time नहीं, I play sports with them. Okay, great. I'll play cricket with them, I'll play video games with them. I am still okay with it. So आप मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो गेम खिला सकते हैं, चाहे PS5 हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी गेम्स हो. It is a blessing that I have so many nieces, nephews besides my own children that give me that me time. मुझे लगता है me time ही नहीं है, me time we time है. Us time. It is us time. And I think my winding down is this kind of activity. I also travel for fun. I have friends, colleagues, जो साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं घूमने फिरने का शौक है. पिछले साल हम हाइकिंग गए, हमने देहरादून से मसूरी तक वॉक किया.
It was wonderful. But unwinding is important. Unwinding is important. वो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम चढ़ जाएंगे वो सारे पहाड़, but thankfully all of us were fit enough to be able to do it. But everything is important. मुझे लगता है more than movies, I think मेरी unwinding human connection है, मेरी unwinding that kind of pleasure where I can interact with kids and family members. One off the track and out of syllabus kind of question. When your other brothers were doing fairly good in real estate business, in construction industry, in dairy business, in politics, you were not doing anything, or we can say you were dreaming of something building big. Didn't anyone come to you and advise कि बॉलीवुड में ट्राई करो? Since I am asking this off the record question because I want an honest, very honest answer, because you are a good looking man. So did anyone? It is very typical advice in North India. नहीं, thank you very much. Fortunately for me, किसी ने मुझे ये एडवाइस तो नहीं किया, बट ये ज़रूर कहूँगा उन्होंने ये एडवाइस कई बार किया कि भाई सोच लो, कुछ और कर लो, तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो. सटल हिंट दिया? सटल हिंट भी नहीं दिया. मैं आपके कॉम्प्लीमेंट को सर आँखों पे, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट आई बिलीव ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे उस समय किसी ने नहीं दिया, और मुझे लगता है कर दिया होता तो हो सकता है मैं आज बॉम्बे में होता, सड़कों पे धक्के खा रहा होता. किसी ने लेट कर दिया. लेकिन भगवान ने मुझे एक शायद इस धरती सेवा करने का मौका दिया. किसी काम के लिए भेजा है, और एक मिशन के लिए भेजा है, और मैं पार्टली उस मकसद में शायद कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ. अभी बहुत दूर हूँ कामयाबी से, बट पार्टली उस कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ. एंड द इमेंस सेटिस्फैक्शन दैट आई ड्रॉ फॉर माई जॉब, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी भर भी इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी दुआएं, इतना प्यार अगर फिल्म स्टार होता तब भी नहीं पाता. तो मुझे तो लगता है आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इस ड्रीम जॉब को कर रहा हूँ. आपने कामयाबी की बात करी, सो देन नाउ वन फाइनल क्वेश्चन एंड बिजनेस क्वेश्चन. व्हाट आर द future plans, expansion plans in terms of business expansion of Paras Health? So Paras Health today constitutes of 2,135 beds. हम गुड़गांव में बहुत समय से अपने आप को कैपेसिटी के मामले में कंस्ट्रेंट पा रहे थे. So we are building another 300 beds in golf course extension. So a new hospital in Gurgaon is coming up. Okay. Gurgaon 2.0? Gurgaon 2.0. And we are coming up with a 500 bedded hospital in Ludhiana, first for us in Punjab. Okay. So these are the two immediate hospitals. But as मैंने शेयर किया, मेरी फहरिस्त बड़ी लंबी है, मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है. I wish and I hope and I pray and blessings of everyone around me that I can fulfill those lists, fulfill my mission, और बेड्स बनाते चले जाएं, अस्पताल बनाते चले जाएं, समाज में सेवा भी करें, बिजनेस में ग्रोथ भी लाएं. एंड इन दिस जर्नी आई बिलीव we'll continue to make a difference to people's lives. That is important. Thank you so much, Dr. Nagar. Thank you for your time and such a candid chat and beautiful conversation on Paras Health. Thank you so much, and we wish you all the very best for your future endeavors in terms of healthier Bharat. Thank you so much, Prashant ji, and wonderful questions. Hope to see you again soon. Thank you. So this was Dr. Nagar, who is talking about future plans and expansion of Paras Health. We'll be back soon with many more exciting interviews and tell-all conversations. You don't go anywhere and keep watching etnow.in.